संरचनावाद समकालीन साहित्य चिंतन का एक मॉड्यूल है। आपके पाठ्यक्रम में समकालीन साहित्य चिंतन को हमने पाश्चात्य काव्य शास्त्र से थोड़ा अलग करके देखने की कोशिश की है। पाश्चात्य काव्य शास्त्र में आप प्लेटो, अरस्तु और कल्पना की मान्यताएं और रोमांटिसिज्म, स्वच्छंदतावाद आदि अनेक मान्यताओं का अध्ययन विभिन्न विश्वविद्यालयों में किया जाता है। तब भी कुछ ऐसी मान्यताएं रह जाती है जो संपूर्णतः शास्त्र नहीं है, वो अलग किसी शास्त्र से आती है और उसका साहित्य में उसका क्या रूप होता है उसके बारे में फिर हम बात करते हैं। तो दूसरे जो चिंतक हैं, भाषा विज्ञान है, नृतत्व शास्त्र है, अर्थशास्त्र है, राजनीति है, मनोविज्ञान के भी बहुत बड़े बड़े आचार्यों ने, चिंतकों ने, विचारकों ने साहित्य पर भी अपनी दृष्टिपात किया है और साहित्य के बारे में भी उन्होंने कुछ नई बातें कही। मसलन फ्राइड एक मनोविश्लेषक माने जाते हैं और उनका मनोविश्लेषण का सिद्धांत सारी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध है और मनोविज्ञान के पाठ्यक्रम में फ्राइड को पढ़ाया जाता है। फ्राइड के इस चिंतन से साहित्यिक दृष्टि भी हमें मिलती है, तो उसका जो अध्ययन है वो हम इस तरह से ऐसे पाठ्यक्रम में करना चाहते हैं। या जैसे मार्क्स का चिंतन है, इसी तरह अस्तित्ववादियों का जो चिंतन है, सार्त्र का चिंतन है, इसने भी जो अलग सामाजिक और राजनीतिक मान्यताओं वाले जो लोग हैं उन्होंने साहित्य के बारे में कुछ बातें कही है। वो ये इसलिए ये जो पाठ्यक्रम है पूरा गैर परंपरागत पाठ्यक्रम है और कुछ चीजें जैसे कुछ बड़ा जिन पर एक संपूर्ण पाठ्यक्रम हो सकता है। मसलन हमने तुलनात्मक साहित्य का एक पूरा पाठ्यक्रम हो सकता है। इसी तरह अनुवाद अध्ययन का एक पूरा पाठ्यक्रम हो सकता है। हमने इस पाठ्यक्रम में वो एक इकाई शामिल की ताकि इनकी मूल मान्यताएं हमारे जो विद्यार्थी है वो इनको जान पाए। इसी तरह संरचनावाद को अगर हमें जानना है तो वो भाषा विज्ञान से लेकर के गणित और कहां तक उसकी शाखाएं फैली हुई है, उसका एक साहित्यिक रूप भी हमारे इसके अंदर शामिल होता है। तो और उसका विकास भी बहुत दिनों तक, वर्षों तक हुआ, तो लंबा ये शास्त्र है। इसकी जो मूल मान्यताएं हैं वो हम इस इकाई के माध्यम से आपको बताएंगे और इसीलिए हमने संरचनावाद को इसमें काव्य शास्त्र से अलग तरीके से के इस पाठ्यक्रम के अंदर हमने रखा है। और इसको जानने के बाद आप इस शास्त्र को, आप इस चिंतन के लोगों को एक व्यापक मानवीय जो अध्ययन है उस अध्ययन के परिप्रेक्ष्य में देख पाएंगे और उसी में से इसका साहित्यिक निहितार्थ है उसका अध्ययन भी आप कर पाएंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप संरचनावाद की मूल अवधारणा से परिचित हो सकेंगे। मूल अवधारणा का तात्पर्य है कि ये जो मूल अवधारणा है ये साहित्यिक मूल अवधारणा नहीं है, समाज वैज्ञानिक में और अन्यथा जो दूसरे शास्त्रों में जो उनकी मूल मान्यताएं हैं उन मूल मान्यताओं से पहले हम परिचय प्राप्त करेंगे। फिर आप इसके बाद में आप संरचनावाद की उत्पत्ति के विषय में आप जान सकेंगे, किस तरह से ये शास्त्र जो है वो सामने आया और हमें कैसे पता चला किसने इसका जनक कौन है। फिर तीसरा जो आप इससे सीख पाएंगे वो साहित्य शास्त्र के रूप में संरचनावाद के उपयोग की पद्धति क्या है, इसे आप जान पाएंगे। और फिर अंत में आप संरचनावाद और जो पारंपरिक काव्य शास्त्र है इसकी आप तुलना कर पाएंगे। तो एक तरह से सारा जो व्याख्या विश्लेषण है वो संरचनावाद की मूल मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। इसका जो आगे चल करके विकास हुआ और जो परिवर्तन हुआ, जो ये बदले, इसका रूप बदला और अन्य अनेक शास्त्रों में जो ये विकसित हुआ उसके बारे में हम ज्यादा विस्तार में नहीं जा पाएंगे। सिर्फ इसकी जो मुख्य स्थापनाएं हैं उन मुख्य स्थापनाओं से इस मॉड्यूल से आप परिचित हो पाएंगे। समकालीन साहित्य चिंतन पर यूरोप की आधुनिक चिंताधाराओं का बहुत असर है। जो हम संरचनावाद हो और बाकी दूसरे जो शास्त्र हैं वो उसी यूरोपीय और अमेरिकी जो चिंताधारा है उस चिंताधारा से ये उत्पन्न हुआ और हिंदी में ये अभी प्रवेश की प्रक्रिया में है। हिंदी के आलोचक
विभिन्न संरचनावादी आलोचकों को अपने मत के समर्थन में उद्धृत करते हैं और उनका कभी समर्थन करते हैं और कभी विरोध करते हैं। इसलिए हिंदी में संरचनावाद अभी विकसित नहीं हुआ और हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्ति हिंदी में संरचनावादी आलोचक है। हिंदी आलोचक उनमें से किसी न किसी रचनाकार का या आलोचक के विचारों का कभी न कभी उपयोग करते हैं। इसलिए उस उपयोग के समय उन आलोचकों को और उन रचनाओं को जानने के लिए हमें संरचनावाद को अपने मूल रूप में जान लेना चाहिए और इसीलिए हमने इस पाठ्यक्रम के अंदर संरचनावाद के बारे में बात की। संरचनावाद के बारे में दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है जो हमें जाननी चाहिए कि ये शुद्ध साहित्यिक शास्त्र नहीं। जैसे हम अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु का और प्लेटो का अनुकरण का सिद्धांत है, या ट्रेजेडी की धारणा है, या यथार्थवाद है, या प्राचीन काव्य शास्त्र को अगर आप देखें तो रस सिद्धांत जो है ये शुद्ध साहित्यिक शास्त्र है। लेकिन संरचनावाद शुद्ध साहित्यिक शास्त्र नहीं है, बल्कि इसका सबसे पहला प्रयोग भाषा विज्ञान में हुआ और भाषा विज्ञान के माध्यम से ये हमारे बीच में आया और उसके बाद ये नृतत्व शास्त्र में, गणित में, मनोविज्ञान में, समाज विज्ञान में इनके अंदर ये आया। और ये समाज विज्ञान में इस समय की बड़ी प्रमुख मान्यताओं में से एक है। दूसरी बात इसके बारे में जानने की है कि ये मार्क्सवाद विरोधी दर्शन है। अब आप जिसका विरोध करते हो उसकी जो ताकत और कमजोरी है वो आपको आनी चाहिए। तो मार्क्सवाद सिर्फ साहित्य का शास्त्र नहीं है, बल्कि ये राजनीति का, अर्थशास्त्र का शास्त्र है, इतिहास का अध्ययन इसके अंदर ऐतिहासिक भौतिकवाद के नाम पे होता है, तो और फिलॉसफी का, दर्शन का ये शास्त्र है। तो चूंकि मार्क्सवाद विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसका विरोध करने वाले, उसका खंडन करने वाले शास्त्र को भी इतना विस्तृत होना पड़ेगा। सिर्फ एक जगह से आप उसका खंडन नहीं कर सकते। संपूर्ण मानव ज्ञान का, चूंकि मार्क्सवाद भी शास्त्र है, तो इसमें भी इनका ये माना जाएगा कि आप संपूर्णता में देखें तो ये शास्त्र भी उन्हीं के समानांतर, मार्क्सवाद के समानांतर ही मार्क्सवाद विरोधी दर्शन है और इसलिए हमें इसे इस रूप में देखना चाहिए। दूसरी बात जो महत्वपूर्ण है, जो आगे इसके विकास क्रम से जुड़ी हुई है, कि मार्क्सवाद और संरचनावाद की जो बहस हुई, इस बहस के बाद में कुछ ऐसे विचारक आए जिन्होंने मार्क्सवाद और संरचनावाद का सामंजस्य करने की कोशिश की और इस क्रम में वो इस स्तर तक आए कि स्वयं मार्क्स एक संरचनावादी थे और यहाँ तक आए कि कुछ संरचनात्मक मार्क्सवाद भी होता है। जैसे उत्पत्ति मूलक संरचनावाद हमारे एक साहित्य के सिद्धांत में एक आलोचक है, वो प्रयोग करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने संरचनावाद और मार्क्सवाद को मिलाने का प्रयास किया। दार्शनिक बहसों में, वैचारिक बहसों में जो विरोधी होता है वो अग्राह्य नहीं होता। कई बार हम विरोधी से सीखते हैं और कई बार उस विरोधी को अपने अंदर समेटने के भी कोशिश करते हैं। पुराने समय के अंदर अगर आप कबीर को देखें तो मध्यकाल में कबीर की आलोचना होती है और संत उसको नहीं मानते और थोड़े दिनों बाद में उनके जीवन के बारे में कुछ नए मिथ गढ़ते हैं और उन मिथकों के माध्यम से कबीर को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करते हैं और 200-400 सालों के बाद में कबीर के भी मंदिर स्थापित हो जाते हैं और कबीर भी एक प्रमुख भक्त कवि के रूप में स्थापित हो जाते हैं। जिस समय मीरा ने रचना की थी उस काल में 84 वैष्णवों की वार्ता में और दूसरे ग्रंथों में मीरा के बारे में बड़ी अभद्र भाषा का प्रयोग भी बीच में मिलता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे होते होते ये हुआ कि मीरा भी बहुत महत्वपूर्ण भक्त कवयित्री है। तो इस तरह विरोधी विचारों को अपने अंदर समाहित करके अपने विचार को समृद्ध करने की ये जो परंपरा है, इस परंपरा का संबंध भी हमें संरचनावाद में मिलता है। इसलिए संरचनावादी कुल मिलाकर के मार्क्सवाद और संरचनावाद का जो विरोध है, इस विरोध के बावजूद दोनों के अंदर आपस के अंदर एक रिश्ता बना और इस रूप में भी हमें देखना चाहिए। तो दो मुख्य बातें इस संरचनावाद के बारे में आपको जान लेनी चाहिए। पहली बात तो ये कि संरचनावाद भारतीय सिद्धांत नहीं है, ये पश्चिम से और विशेष रूप से फ्रांस से हमारे यहाँ आया। फ्रेंच भाषा में इसकी उत्पत्ति हुई और सारी दुनिया में फ्रेंच के माध्यम से ही ये फैला। और दूसरी बात ये कि ये शुद्ध साहित्यिकवाद नहीं है,
बल्कि इसका जो प्रारंभ है वो सस्सूर की एक पुस्तक है, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जो 1916 में प्रकाशित हुई थी। अब इस किताब की भी बड़ी दिलचस्प कहानी है, इसे भी आपको जानना चाहिए। सस्सूर फ्रांस में भाषा विज्ञान के अध्यापक थे और अध्यापन के क्रम में वो कुछ नोट्स, कुछ टिप्पणियां लेकर के क्लास में जाते थे, अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। विद्यार्थियों ने उनमें से कुछ नोट्स ले रखे थे और वो अलग तरह की कुछ बातें थी। थोड़े दिनों बाद जब शिष्यों ने भाषा विज्ञान को अलग से पढ़ा, तब उनको लगा कि सस्सूर जो पढ़ाते थे और बाकी भाषा विज्ञान की जो पुस्तकें मिलती है उसके अंदर बहुत फर्क है, और सस्सूर ने हमें बहुत नई बातें बताई। तो उन शिष्यों ने मिल करके उनकी किताब का संपादन किया और 1916 में ये पुस्तक जब प्रकाशित हुई, तब संसार को पता चला कि ये भाषा विज्ञान का एक नवीन शास्त्र है और इसका संबंध अन्य क्षेत्रों पे भी है। और बाद में, बहुत दिनों बाद में जाकर के ये स्थापित हुआ कि इस संरचनावाद का जो संबंध है, भाषा विज्ञान के इस चिंतन का संबंध है, वो सिर्फ भाषा विज्ञान तक सीमित नहीं है, ज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी इसका उपयोग हो सकता है और होता है, और जिसमें से एक है साहित्य। और इसलिए साहित्यकारों ने भी इसमें से अपने लिए कुछ नई बातें निकाली, जिसका आप अध्ययन करेंगे। सस्सूर ने भाषा के दो भेद किए, लॉन्ग यानी भाषिक व्यवस्था और पेरोल यानी भाषिक व्यवहार। ये दो तत्व होते हैं भाषा के। अब ये जो भाषिक व्यवस्था है ये क्या होती है कि भाषिक व्यवस्था में ये है जिसके कारण कुछ भाषा के अंतर्निहित नियम होते हैं। उन नियमों की सस्सूर ने चर्चा की और ये कहा कि भाषा एक प्रतीक व्यवस्था है, और इस प्रतीक व्यवस्था के कारण जब एक व्यक्ति बोलता है तो दूसरा समझ लेता है क्या कहना चाहता है, क्यों कहना चाहता है, जो कहा है वो मुझसे मतलब है कि नहीं है। ये जो सारी जो प्रक्रिया होती है ये भाषिक व्यवस्था में। शब्द के जब अर्थ की बात करते हैं, मूल्य की जब बात करते हैं, तब सस्सूर भाषा की व्यवस्था पे बहुत जोर देते हैं। वे कहते हैं कि भाषा की अगर व्यवस्था बदल जाती है तो उसका अर्थ भी बदल जाता है। जहां संज्ञा आनी चाहिए वहां संज्ञा ही आनी चाहिए, अन्यथा उसका अर्थ विपरीत हो सकता है। जैसे उदाहरण के लिए अंग्रेजी का एक शब्द है द कैट सेट ऑन द मैट, का वही अर्थ नहीं है जो द मैट सेट ऑन द कैट का है। इसलिए जो जहां है उसे वहीं रहना चाहिए। भाषा की ये व्यवस्था यथा स्थितिवाद का समर्थन करती है। सस्सूर का मत है कि साहित्य भाषा से बनता है, भाव से नहीं बनता। हमारा जो रोमांटिक साहित्य सिद्धांत है या जो रसवादी सिद्धांत है वो ये मानता है कि साहित्य की सर्जना भाव से होती है और भाषा से तो हम उपयोग करते हैं। सस्सूर इससे विपरीत मत करते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, साहित्य का निर्माण, साहित्य का सर्जन भाषा से होता है। साहित्य कैसे निर्मित होता है या कैसे प्रभाव डालता है, इसको जानने के लिए हमें ये जानना जरूरी है कि भाषा स्वयं कैसे बनती है। ये संबंध शब्द और अर्थ से संबंध है। यहाँ पर हम ये विचार करें कि शब्द क्या है। क्या शब्द में उसका अर्थ निहित होता है? हमने बोला पेड़, तो पेड़ का उसमें अर्थ है? तो सस्सूर का कहना है कि नहीं, शब्द अपने परिवेश से अर्थ ग्रहण करता है। जैसे कुर्सी कहने पर हिंदी भाषी जिसका ये शब्द है उसको जानने वाला व्यक्ति इसका अर्थ ग्रहण कर लेता, और अर्थ ग्रहण करते समय उसके मस्तिष्क में कुर्सी की एक तस्वीर बनती है। लेकिन यदि वो व्यक्ति किसी दूसरी भाषा का हुआ और वो अगर हिंदी नहीं जानता तो कुर्सी शब्द का उसके लिए कोई अर्थ नहीं, क्योंकि कुर्सी शब्द से उसके मस्तिष्क में कोई तस्वीर नहीं बनती। इसलिए जब आप उसको चेयर कहेंगे, अंग्रेजी वाला होएगा, तब उसके दिमाग में एक मस्तिष्क में एक तस्वीर बनती। ये जो प्रतीकों के कारण जो मस्तिष्क में तस्वीर बनती है ये महत्वपूर्ण। इस संदर्भ में सस्सूर का मानना है कि शब्द के अर्थ संकेतों के जरिए निर्धारित होते हैं। कैसे आप उसका अर्थ करेंगे, इसे स्पष्ट करने के लिए सस्सूर ने संकेत के दो हिस्से किए, जिसमें से पहला हिस्सा है संकेतक, जिसे अंग्रेजी में सिग्निफायर कहते हैं, और दूसरा संकेतित
जिसे उन्होंने सिग्निफाइड किया है, कहा है। इसे हम इस दूसरे में देखें। जैसे ये एक व्रत है, जो संकेत है, इसको दो हिस्सों में बांट ले। एक हिस्सा संकेतक है, ये शब्द हो सकता है जिसे हम बोलते हैं, सुनते हैं या लिखते या पढ़ते हैं, या फिर ये दृश्य वस्तु हो सकता है, जैसे सेव एक संकेतक है। लेकिन इस शब्द ने हमारे मस्तिष्क में एक आकृति बनाई। मस्तिष्क में जो आकृति बनाई वे संकेतित है, अर्थात सस्यूर के अनुसार संकेत, संकेतक और संकेतित का योग होता है, दोनों मिलकर के, और तब वो अर्थ की सृष्टि करते हैं। और इसलिए अर्थ ऐसे ही नहीं आ जाता, उसके पीछे भी एक शास्त्र होता है, चिंतन होता है। अब इसको समझाने के लिए एक हम शतरंज के खेल के द्वारा इसको जान सकते हैं। शतरंज में मोहरे होते हैं और दो खिलाड़ी खेल रहे होते हैं, किसी के एक के पास काले रंग का, दूसरे के पास सफेद रंग के मोहरे। तो वो जो मोहरे हैं वो शतरंज में क्या काम करते हैं, उनको दायित्व दिया होता है कि तुम्हारा ये काम है। उन काम माने उनका मूल्य है। तो मूल्य क्या है? इनका मूल्य जो है वो किसी भी चीज से तय नहीं होता। मान लीजिए कि जो ये मोहरे हैं ये प्लास्टिक के हैं, किसी किसी के पास देखते हैं तो कागज के मोहरे होते हैं, कभी कभी देखते हैं कि लकड़ी के भी कोई मोहरे बनते हैं, किसी भी वस्तु के बने हो सकते हैं। उस वस्तु से, उस धातु से, उस चीज से कोई फर्क नहीं होता। इसके कुछ नियम है, जो नियम पहले से निश्चित है। अगर नियम नहीं होएगा तो आपका शतरंज का खेल ही नहीं होएगा। उदाहरण के लिए प्यादा, एक प्यादा का एक वो होता है, वो एक घर चलता है हमेशा और वो सीधा चलता है। और अगर किसी को मारना हो तो वो सीधा नहीं मार सकता, मारने के लिए वो तिरछा मारता। तो अगर प्यादा है और उसे चलना है तो तिरछा ही, मारने के लिए तिरछा चलना है और चलने के लिए सीधा चलना। अब हाथी है, हाथी की विशेषता है, हाथी भाई बड़ा जानवर है, ताकतवर है, और हाथी तो सर्व शक्तिमान है, इसलिए वो सीधा चलता है और उसके सामने जो कोई आएगा वो सबको मार देता। सीधा चलता है, सीधा ही मारता। घोड़ा भी होता है, वो ढाई घर चलता है और आड़ा तीछा चल करके वो मारता है ढाई घर। वजीर जो होता है वो वजीर सबसे प्रमुख मोहरा है, इसलिए वो आड़ा तिरछा आगे पीछे किसी तरह कहीं तक भी जा सकता है, जितनी उसको जगह मिले, और चाहे जिसको जो भी सामने आया वो उसको मार देता। अब यदि ये नियम है और ये मोहरे हैं, एक राजा है जिसकी सब रखवाली करते हैं। अब यदि कोई मोहरा खो जाता है, और बहुत बार ऐसा होता है कि आपने शतरंज के सब प्यादे व्यादे सब खरीदे, या खो गया या टूट गया, बहुत दिन बाद में आपने निकाला, तो अब क्या करें? अब क्या करते हैं कि हम किसी दूसरी चीज को वो मूल्य दे देते हैं कि ये इसकी कीमत होगी, ये इसका दायित्व हो गया, काम हो गया, वैल्यू हो गया। तो मान लीजिए कि वजीर खो गया, तो हमने रबड़ को उसका वजीर का मूल्य दे दिया, और जहां पर वजीर रहता है वहीं पर हमने रबड़ रख दिया। या रबड़ मान लीजिए ठीक से नहीं लग रहा था, आपको कोई ढक्कन पड़ा था, उसको रख दिया। माने उसी आकार प्रकार का कि जितना उस शतरंज का जो वो जगह है, खाली जगह स्थान, उसमें आ सके। माने बहुत बड़ा नहीं हो सकता, बहुत लंबा नहीं हो सकता, पर वो ढक्कन हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। अगर उसे आपने हाथी का मूल्य दिया तो ये मान लिया जाता है कि वो हाथी है, और फिर वो सीधा चलता है। ये भाषिक व्यवस्था है। आपने इस शब्द का जो अर्थ दिया, जो मूल्य दिया, वो मूल्य जो है वो चलेगा, और इसका जो भौतिक उपादान है उससे आपको ये फर्क करके देखने की जरूरत है। इसे याद रखने के लिए हमें 3 शब्द अक्षर को याद रखें: सस्यूर, संरचना और शतरंज। ये नियम है। इस नियम के बावजूद सीधा चलता है, टेढ़ा चलता है, ये सब है। लेकिन जब शतरंज का खिलाड़ी होता है वो अपनी मर्जी से चलता है, वो उसके अंदर कुछ फेरबदल कर देता है। ये जो फेरबदल जो किया जाता है वो पेरोल है। हर व्यक्ति को भाषा आती है, लेकिन कवि जब भाषा बोलता है तो उसका वही अर्थ नहीं होता, उतना ही अर्थ नहीं होता जितना उस शब्द के, जितना उसके व्याकरण में, जितना दिया हुआ उसके अंदर है। वो उस शब्द के अंदर अपने व्यवहार के द्वारा नया अर्थ भर देता। इसलिए ये कहते हैं कि मनुष्य इस व्यवस्था के भीतर अपने ढंग से व्यवहार कर देता।
बहुत सारी चीजें वो जोड़ देता है। जैसे वो कहेगा, मान लीजिए कि कोई किसी के घर आया, मेहमान आया या आप कहीं गए और आपका आना उन्हें प्रीतिकर लगा, अच्छा लगा, तो वो कविता में भी कह सकते हैं। जैसे गाना है, आप आए बहार आई, तो बहार का और आपके आने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये पेरोल है। या ऐसे कि आज दिन में चांद कहाँ से निकल गया आया, या अगर जो है कोई या किसी को कहेंगे, थोड़ा अपने तो जताने के लिए कहेंगे कि आज आप किधर से रास्ता भूल पड़े, ये आश्चर्य के माध्यम से, थोड़ी शिकायत भी हम उसके माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन आपके आने को हमने नोट किया। ये जो नोट करना है ये पेरोल है। और कई बार ससूर का कहना यह है कि जो साहित्य है वो ये पेरोल है, इसी के माध्यम से हम साहित्य के अर्थ को समझते हैं। ससूर ने कहा कि शब्द का जो अर्थ है वो संदर्भ से निकलता है। इसके लिए उन्होंने एक शब्द काम में लिया, बाइनरी अपोजिशन, यानी परस्पर विलोम। हम किसी चीज का अर्थ इससे जानते हैं कि क्या वो नहीं है। इस नकार से हमें उसके मूल अर्थ का पता चलता है कि क्या है। इसलिए ये जो परस्पर विलोम होता है जीवन में, इसका बड़ा महत्व है और ये संदर्भ से इसका अर्थ आता है। और ससूर ने इसका भी विस्तृत विश्लेषण किया है। संरचना का जो अर्थ है वो अर्थ जरूर होता है। किसी ऐसी संरचना की हम कल्पना नहीं कर सकते जिसमें कोई अर्थ नहीं होता। और अर्थ आता है उसके कार्य से, फंक्शन से। इसलिए हर संरचना कार्य करती है। अगर कार्य न हो तो वो संरचना नहीं होती। इसलिए संरचना का गहरा संबंध उसके अर्थ और उसके कार्यों से है। उदाहरण के लिए मकान को ले सकते हैं। अब मकान को जैसे मान लीजिए हम लेते हैं, तो मकान में कई कमरे होते हैं। प्रत्येक कमरे में कुछ काम होता है। इस काम से उस कमरे की पहचान भी होती है कि जैसे ये सोने का कमरा है, ये पढ़ने का कमरा है, ये नहाने का कमरा है, ये मेहमानों का कमरा है, ये खाना बनाने का कमरा है, ये खाना खाने का कमरा है। ये अलग अलग काम के लिए अलग अलग कमरे होते हैं। इन कमरों को आपस में जोड़ने का काम बरामदा और गैलरी का होता है। फिर कमरे में खिड़की होती है, दरवाजा होता है, रोशनदान होता है। जब इनको हम बंद कर देते हैं तो वो बंद हो जाता है, और जब इनको खोल देते हैं तो ये खुल जाता है, और ये जो मकान है वो बाहरी दुनिया से जुड़ जाता है। ये अंतः संबंध कमरों को मकान बनाता है। ऐसे ही कई मकान जुड़कर मोहल्ला, बस्ती या शहर बनता है, और शहर मिलजुल करके देश बन जाता है। ये संरचना है और ये सब जगह होती है। अब एक चीज और देखें कि यदि मान लीजिए किसी घर में, मकान में एक ही कमरा हो, तो उसके अलग अलग कोने में अलग अलग काम होते हैं, और तब वो जो कमरा है वो मकान के अर्थ में काम आता है। ये संरचना सभी जगह पाई जाती है। जब ये संरचना टूटती है या बनती नहीं है, बिखर जाती है, तो काम बंद हो जाता है। जैसे आपको उदाहरण के लिए अपन संगीत को लेते हैं। संगीत की एक संरचना है। अगर संगीत की संरचना ठीक से गठित हो गई तो आप उसे पियानो पर बजा सकते हैं, या उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, या उसको लिख सकते हैं, रेडियो दूरदर्शन पर प्रसारित कर सकते हैं। ये उस संगीत के हिस्से का रूपांतरण है। ये रूपांतरण तो सतही है, लेकिन मूल चीज वे संगीत है और उसकी संरचना है। अगर वो संरचना जो भीतरी होती है वो अगर ठीक है तो सतह पे आप उसको बहुत कुछ बदल सकते हो, अन्यथा कुछ भी नहीं हो सकता। इतनी देर तक हमने संरचनावाद की मूल मान्यताओं को समझने का प्रयास कर रहे थे। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है कि संरचनावाद का साहित्य में उसको कैसे लागू करें, साहित्य में इसकी क्या उपयोगिता है। यूरोपीय आलोचकों ने एक कहानी का उदाहरण दिया, जैसे सिंड्रेला। वहाँ के लोग सिंड्रेला की कहानी को सब अच्छी तरह से जानते हैं और आप लोग भी अब परिचित हो गए होंगे। इसकी मूल संरचना वही है जो स्नो वाइट की है, जिसमें एक राजकुमारी है, फिर उस राजकुमारी को विमाता तंग करती है,
फिर एक राजकुमार है, वो आता है और उस राजकुमारी को उसकी विमाता से बचाता है और फिर दोनों का विवाह हो जाता है। ये एक संरचना है। अब इसमें छोटी मोटी बातें कुछ और जोड़ लें, मूल संरचना एक ही होती है। प्रेम कहानियों की ये जो संरचना है कि एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, दोनों के माता पिता होते हैं, माता पिता में कोई विरोध करता है, कोई समर्थन करता है, फिर लड़की भाग जाती है या फिर वापस पकड़े जाते हैं और फिर दोनों का विवाह हो जाता है और ये कहानी समाप्त हो जाती है। यही संरचना है। अब मान लीजिए प्रेम के अंदर ये संरचना नहीं बनती या संरचना टूट जाती है तो क्या होता है? शूर्पणखा ने लक्ष्मण और राम से प्रेम निवेदन किया था, विवाह करना चाहती थी, लेकिन उसकी संरचना बनी नहीं तो उस बिचारी के नाक कान काट लिए गए। इसी तरह भीष्म 3 महिलाओं को भगा करके लाए थे और उसके बाद में उसमें से एक ने कहा कि मेरे से विवाह करो, तो भीष्म ने विवाह करने से इनकार किया, तो उसके कारण उन्हें 6 महीने तक तीरों की सैया पर सोना पड़ा। तो ये जो संरचनाएं जब टूटती है, चाहे वो सामाजिक हो चाहे साहित्यिक हो, तब उसका एक लंबा फल मिलता है। संरचना का ये कार्य करता कौन है? तो इनका कहना यह है कि संरचना का कार्य मानव मस्तिष्क करता है। मस्तिष्क के द्वारा ही हम बाहरी यथार्थ को व्यवस्था देते हैं और तभी ज्ञान होता है। माने बहुत सारी बिखरी हुई चीजें हैं, उसको बीच में एक क्रम में आप रखोगे तभी तो वो होएगा, अन्यथा तो संरचना बनेगी ही नहीं। तो इस संरचना के कौन कौन से तत्व है इसे भी हमें जान लेना चाहिए। तो संरचना के 3 तत्व माने जाते हैं, जिसमें से पहला तत्व है संपूर्णता। तो संपूर्ण कोई जब तक पूरी चीज नहीं होती, उस पूर्णता के बिना कोई भी संरचना बनती नहीं। आप आधा मकान नहीं बना सकते। आपको मकान बनाना है तो आपको पूरा मकान बनाना पड़ेगा। जब आपको कविता लिखनी है तो आपको कविता संपूर्ण लिखनी पड़ेगी। जब आप नृत्य की प्रस्तुति दे रहे हो तो आपको संपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति देनी, अधूरा आप काम नहीं कर सकते। तो एक तो पूर्णता उस संरचना की विशेषता है, क्योंकि उस पूर्णता के बिना वो काम नहीं करेगी। दूसरा जो है रूपांतरणता, माने संरचना बदलती रहती। एक संरचना तो मूल है लेकिन उसमें परिवर्तन होता है। जैसे पहिया है, पहिया एक संरचना, शुरू में पहिए का आविष्कार बैलगाड़ी के पहिए के रूप में हुआ, फिर बैलगाड़ी में भी हवा, पहले लकड़ी का पहिया हुआ करता था और उसके बाद में हवा भर करके और रबड़ का पहिया आ गया। वो पहिया बदलते बदलते हवाई जहाज के पहिए तक बदल गया। अब इसमें मूल संरचना वो एक ही है, सिर्फ उसके अंदर रूपांतरण हुआ और ये रूपांतरण के कारण ही ये सक्षम है। इसी तरह से बैंक को अगर आप देखेंगे तो जैसे बैंक का जो चेक है उसकी जगह से अब आप एटीएम कार्ड काम में आने लगा। मूल संरचना वही है लेकिन उसमें परिवर्तन होता है। इसी तरह राजा है जो वंशानुगत हुआ करता था, अब चुना हुआ प्रधानमंत्री होता है, तो सत्ता बनी रहती है। तो ये जो है ये परिवर्तन ये महत्वपूर्ण। तीसरा है स्वनियंत्रणता। नए तत्व आते हैं संरचना में, लेकिन वो नए तत्व जो है उसमें मूल संरचना में बिना परिवर्तन के वो काम करने लगती है, और जिसका फिर उदाहरण आप चाहें तो वापस उसको बैंक के एटीएम और उसके माध्यम से कर सकते हो, और आजकल फोन से भी बैंकिंग सुविधाएं हो गई, कई तरह की चीजें जो नई नई आ जाती है, उसके अंदर जो मूल संरचना है वही बनी रहती है और ये साहित्यिक रचनाओं में भी काम करती है। तो इसको हम फिर साहित्यिक प्रतिफलन की बात करें और साहित्यिक आलोचना के से आगे संरचनावाद की विशेषताओं को देखें तो इसका जो पहला निष्कर्ष निकलता है, जो बहुत महत्वपूर्ण निष्कर्ष है, कि पाठ की वैयक्तिकता इससे समाप्त हो जाती है। और ये जो मान्यता है कि पाठ का जनक लेखक होता है, ये मान्यता संरचनावाद के विरुद्ध है। संरचनावाद ने कहा कि लेखक जो है वो पाठ नहीं लिखता, नई संरचना का निर्माण नहीं करता। लेखक तो सिर्फ उपलब्ध संरचनाओं को एक विशेष क्रम में ढाल देता है, उसका सिर्फ इतना ही काम है। इसलिए वो संरचनावाद जब आगे बढ़ा तो आलोचकों ने घोषित किया कि लेखक की मृत्यु हो चुकी है, लोप हो चुका। इसलिए वो लेखक को दरकिनार करके चर्चा करते हैं।
अब यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो पुराना रोमांटिक मानवतावादी पश्चिम की जो परंपरा है, वो परंपरा इस बात को कहती है कि पाठ का जनक तो लेखक होता है, और लेखक जब पहले से उपलब्ध संरचनाओं को एक क्रम देता है तो यह तो सिर्फ पेरोल है, व्यवस्था तो नहीं है। व्यवस्था तो पहले से ही बनी है। इसलिए ये कहते हैं कि हम भाषा बोलते हैं, इसके स्थान पर भाषा हम में बोलती है, ये सही है। हम भाषा का निर्माण नहीं करते, बल्कि उसे अंगीकार करते हैं, उसे स्वीकार करते हैं और उसको एक संरचना देते हैं ताकि वो हमारे अंदर वो भाषा बोले। और इस तरह प्रत्येक पाठ, प्रत्येक वाक्य जो हम बोलते हैं या जो हम लिखते हैं वह पहले से ही लिखा हुआ है, आप नया कुछ नहीं लिखते। इसलिए लेखक में किसी प्रकार की कोई मौलिकता जैसी कोई बात नहीं होती, और इसीलिए लेवी स्त्रास कहते हैं कि संरचनाएं शाश्वत होती है, काल विहीन होती है, और इस काल विहीन होने के कारण इनका कोई इतिहास नहीं होता। इतिहास सिर्फ बाहरी चीजों का, सतही चीजों का होता है, भीतर वाली चीजों का नहीं होता। ये जो मॉडल इन्होंने तैयार किया, इसके हिसाब से यदि हम संरचनावाद को देखें तो हमारे पास में कुछ नई बातें सामने आती है। तो वो जो पुराना मॉडल है कि एक वास्तविक दुनिया है जिसको हम अलग से समझ सकते हैं, और भाषा के अंदर ये सामर्थ्य है कि हम वास्तविक दुनिया को समझें, इस मॉडल का, इस मान्यता का वो खंडन करती है। इसलिए ये एक तरह का संरचनावाद आधुनिकतावाद और उत्तर आधुनिकतावाद के दौर का एक शास्त्र है, और जिसका जो सार तत्व है वो 2-3 सार तत्व है जिसे आप लोगों को जान लेना चाहिए। जिसमें से पहला यह है कि भाषा की संरचना यथार्थ को निर्मित करती है। यथार्थ पहले से निर्मित नहीं है, भाषा उस यथार्थ को निर्मित करती है, और हम सिर्फ और सिर्फ भाषा के माध्यम से सोच पाते हैं। इसलिए हमारा सारा बोध भाषा की संरचना से निश्चित और नियमित होता है। भाषा हम में बोलती है, अर्थात जो अर्थ है उसका उद्गम व्यक्तिगत अस्तित्व या व्यक्तिगत अनुभव से नहीं होता। अर्थ व्याकरण, चिन्ह, पैटर्न जो भाषा को निश्चित करते हैं उनसे आते हैं। अर्थ व्यवस्था से आता है, जहां कोई व्यक्ति उस व्यवस्था के भीतर अपने आप को व्यक्त कर पाता है। इसलिए भाषा महत्वपूर्ण है। फिर है, अर्थ के केंद्र में व्यक्ति नहीं होता, लेखक नहीं होता, बल्कि वे संरचना उसके केंद्र में होती है, संरचना को केंद्र में रखता है और संरचना से अर्थ पैदा होता है। मैं कहता हूं का तात्पर्य यह है कि मैं भाषिक व्यवस्था को अंगीकार करता हूं, और इस तरह संरचना एक तरह का भाषिक उत्पाद है। संरचनावाद की ये जो मान्यताएं थी, इन मान्यताओं का बहुत विरोध हुआ, और ये विरोध मार्क्सवादियों ने, स्वतंत्रतावादियों ने, अस्तित्ववादियों ने, सबने किया। और फिर 1960 के बाद संरचनावादी चिंतन का भी विकास हुआ, और इसके भीतर से उत्तर संरचनावाद पैदा हुआ, जिसने संरचनावाद की इस मूल मान्यता में थोड़ा बहुत परिवर्तन किया। इन लोगों में रोला बार्थ, माइशेल फूको, जाक दरिदा, इस तरह से ये उत्तर संरचनावाद के प्रमुख पैरोकार माने जाते। हम निष्कर्ष में अगर हम इस पर विचार करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि ये शुद्ध साहित्यिक सिद्धांत नहीं है, ये एक व्यापक सिद्धांत है जो अन्य अनुशासनों के साथ साथ साहित्य पर भी लागू होता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि ये साहित्य की जो रूमानी धारणा है, स्वच्छंदतावादी धारणा है, उसके विरुद्ध है। और इस अर्थ में भारतीय जो काव्य शास्त्र है, जो रस सिद्धांत और ध्वनि संप्रदाय वाला जो सिद्धांत है, जो भाव पर बल देता है, उसके भी ये विरुद्ध जाता है। हमारा जो अब तक का चिंतन है, उस चिंतन को खंडन करके नए ढंग से साहित्य को देखने की हमारी आदत रहती है। हम तो यही कहते हैं कि गोदान की रचना प्रेमचंद ने की, या कामायनी की जो रचना है वो जयशंकर प्रसाद ने की, लेकिन संरचनावादी इसको नहीं देखते। संरचनावादी इसके भीतर की संरचना को देखते हैं। मसलन मुक्तिबोध ने जब कामायनी का विश्लेषण किया
तो कहा कामायनी को आप इस तरह से देखो कि एक मध्य वर्गीय व्यक्ति है, मनु का कोई आधुनिक नाम रखिए और उसके बाद में ईड़ा और श्रद्धा का भी कोई आधुनिक नारियों का नाम रख करके और कहानी को आप आगे बढ़ाओगे तो एक तो गृहिणी सीधी सादी महिला और प्रेम करने वाली पारिवारिक श्रद्धा और एक जो है आधुनिका स्त्री का नाम लिखो, पहले एक से प्रेम करता फिर दूसरे से प्रेम करता और इस तरह मनु और श्रद्धा की जो पूरी कहानी है ये मध्यवर्गीय प्रेम कहानी के अंतर्गत आ जाती है और जिसका उस पौराणिक संदर्भों से कोई मतलब नहीं। ये जो अर्थ निकला, ये जो संरचना का अर्थ विश्लेषण किया, इसके कारण प्रसाद जी का चिंतन, प्रसाद जी क्या चाहते थे ये गौण हो जाता है और मूल प्रेम कहानी की जो वो संरचना है उस संरचना की अभिव्यक्ति अनेक अनेक रचनाओं में आती। इसलिए बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि जो हिंदी फिल्में होती है उनकी तो संरचना एक ही है, उसके अंदर सिर्फ नायक बदल जाता है, अभिनेता बदल जाता है, अभिनेत्री बदल जाती है और थोड़ी बहुत ऊपरी चीजें बदल जाती है। नायक नायिका पहली बार कहाँ मिलते हैं ये जगह बदल जाती है, कहाँ पर वो खुश होकर नाचते हैं वो बदल जाती है। बाकी सारी कहानियों में नायक और खलनायक और झगड़ा और विवाद होकर के उस भीतरी संरचना को हम अच्छी तरह से पहचान पाते हैं। जब हम इस संरचना को पहचानते हैं तब हमारी रचना समझ में आती है और जब हमसे संरचना छूट जाती है तब हमको साहित्य का जो मूल अर्थ है, जो संरचनात्मक अर्थ है, उसको हम नहीं समझ पाते। इस तरह इस संरचनावाद के द्वारा हमें साहित्य को नए ढंग से देखने की दृष्टि मिलती है। हम इसे कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, कितने हमारे पूर्व संस्कारों से इनकी बातें मिलती है, कितनी नहीं मिलती, ये एक अलग चिंतन का और चिंता का विषय हो सकता है। लेकिन हमें इस शास्त्र को समझ करके बहुत सारे नई बातें हमारे मस्तिष्क में आ सकती है।